नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोवर क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पॉलिटी का ये लेक्चर तीसरा लेक्चर है आई थिंक, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। अब ये तो है नहीं कि संविधान सभा का गठन एक दिन में ही हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी बड़ा काम करना होता है तो उसके पीछे हमें बहुत सारा प्रयास लगा होता है। तो ये प्रयास कब से शुरू हुआ, कब से चर्चा शुरू हुई संविधान सभा के गठन की, ठीक है ना। ऐसा तो था नहीं कि एक ही दिन में ये सारी चीज़ें हो गई थी कि आज मन में विचार आया और एकदम से कल संविधान सभा का गठन हो गया। तो उस पूरे हम संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस पूरे विकास क्रम को इसमें देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम गौरव, आई एम योर एजुकेटर, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए, राइट। चलिए, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की, स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो आपको एक नाम याद आना चाहिए, वो थे एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की 1934 में, ठीक है। ये साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे एम एन रॉय, भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता, राइट। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले नहीं ऐसा विचार आया था किसी के, लेकिन होता है कि कुछ लोगों के मन में विचार आता है, वो नहीं उसको उतने जोरदार तरीके से सामने रख पाते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से उस चीज़ को रखा। वैसे तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी इनडायरेक्टली ये बोला था। उन्होंने बोला था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोगों की इच्छा से ही बनेगा, राइट। और उसी समय आपके जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने भी 1924 में ऐसे कहा था कि ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। लेकिन हम बात करते हैं जब स्पष्ट रूप से मांग की बात आ जाती है तो वो एम एन रॉय ने की थी 1934 में, राइट। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 में जो इन्होंने बात रखी थी, कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, ऑफिशियली, ठीक है, औपचारिक रूप से। उसके बाद ध्यान रखें, जो 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी इनका मानना था कि जो संविधान सभा का गठन होगा और उसके सदस्य जो चुने जाएंगे वो हम भारतीय जनता के द्वारा, वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये इनका मानना था कि इस तरीके से हमारी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से ऐसी घोषणा की, राइट। अब देखिए, अब ये घोषणा तो कर दी, अब ये हमारे हाथ में तो उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, राइट। 90 अगस्त प्रस्ताव जब आया तो अगस्त प्रस्ताव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जो कांग्रेस की ऑफिशियली मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में चलिए संविधान सभा का आप गठन कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन इन्होंने ये कहा, क्योंकि उस समय ये देख रहे हैं आप टाइम कि विश्व युद्ध का वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, उसका समय था। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा का आप गठन करिए, लेकिन ये जो गठन होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। तो इस पर फिर क्या है, भरोसा नहीं किया गया और इस मांग को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको अस्वीकार कर दिया, राइट। अगस्त प्रस्ताव देख रहे हैं हम, ठीक है। क्रम को देखते चलिए कि संविधान सभा का गठन कब जाकर के होता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है, ठीक है। तो इसने भी क्या है, इसने भी ये बात कही कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण का प्रस्ताव इन्होंने भी प्रस्तुत किया, लेकिन इसने भी वही सेम बात रिपीट की कि जो प्रस्ताव है वो जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होगा, राइट। तो इसको भी क्या है, अस्वीकार कर दिया गया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और महात्मा गांधी ने तो इसके बारे में बोला था, दिस इज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक। अब ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक के समान है, ठीक है। अच्छा, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इसके साथ में कांग्रेस के जो ऑफिशियल वार्ताकार थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल कैबिनेट मिशन की तरफ से, वैसे ये हिस्ट्री का पार्ट है पर थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ यहाँ पर, कौन थे हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊँगा आपको ये और चीज़ें अच्छे से, कि
कैबिनेट मिशन, वो सॉरी क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन 1942 के साथ कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसने जो संविधान सभा के निर्माण की बात तो करती थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बोल दी थी कि आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान बनाने, लेकिन इसने कुछ शर्तें रखी कि जो संविधान सभा, किसने, क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखें। क्रिप्स मिशन की शर्त ये थी कि जो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी वो दो ही शर्तों के तहत लागू किया जाएगा, ठीक है। क्या दो शर्तें इसने की कि कुछ जो राज्य, जो प्रांत ये चाहते हैं इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान से या सहमत नहीं है तो वो अलग रह सकते हैं या वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। दूसरी इन्होंने कही कि जो आपके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक जो थे उनके हितों के लिए भारतीय जो संविधान सभा थी, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के मध्य में क्या होगा, समझौता किया जाएगा, राइट। ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। चलिए, तो मतलब क्या है कि अल्पसंख्यकों, सीधी सी बात यह है कि अल्पसंख्यकों के मध्य में क्या होगा, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए समझौता करना होगा, ठीक है। बट यह है कि ये भी जो क्रिप्स मिशन था इसको भी अपनाया नहीं गया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, राइट, कैबिनेट मिशन प्लान। तो ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो अच्छा देखिए इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, ठीक है, और कांग्रेस अलग, तो दो संविधान सभाओं की जो मांग थी उसको इसने पहली बात तो खारिज कर दिया। प्लस जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया था कि जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो गया, उसको इन्होंने बोला कि ऐसा संभव नहीं है, कैबिनेट मिशन जो आया था ऐसा संभव नहीं है, इसको क्या कीजिए कि जो प्रांतीय विधानसभा है, ठीक है, उनके सदस्यों के द्वारा इनका चयन होगा, ठीक है, मतलब इनका जो है चुनाव किया जाएगा, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, ठीक है, मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। तो इस तरीके से समझ में आया कि जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ठीक है, यानी प्रांत की विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, राइट, ये बात समझ में आई। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें 3 सदस्य थे, 3 लोग थे, ठीक है, उनके अब एक तो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इस समय ये क्या थे, भारत सचिव थे लॉर्ड पेंथिक, तो ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसमें, ठीक है। तीसरे सदस्य थे इसमें एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये नौसेना के प्रमुख थे। तो ये 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए, तो इस प्रकार से अब क्या है कि ये लगभग जाकर के दिसंबर में 1946 में जाके संविधान सभा का गठन हो गया, किसकी अनुशंसा पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, राइट। कैबिनेट, अब ध्यान रखिए कि जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान की अनुशंसा पर किया गया था, राइट। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रावधान किए गए, क्या चीजें होनी थी, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ आपको देखना होगा कि जब कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान दे दिया था तो उससे पहले क्या है कि चुनाव भी कराया गया, तो जुलाई में चुनाव हुआ था, जुलाई 1946 में, 1946 में, तभी जाकर के आपका ये दिसंबर में जाकर 1946 में जाकर के इसका गठन हो गया था, ठीक है, संविधान सभा का। और पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर, आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, संविधान सभा का जब गठन हो गया तो पहले हम देखते हैं कि इसमें सदस्य की कितने तय किए गए थे, क्या था, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो निर्धारित की गई 389,
जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के। समझिए, जो भारत था वो दो भागों में विभाजित था। कुछ राज्य ऐसे थे तो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, तो उसको बोला जाता था ब्रिटिश भारत। और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर क्या है कि राजाओं का शासन था और राजा जो है अंग्रेजों के अधीन थे, तो उसको बोला जाता था देसी रियासत। ठीक है, तो 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत के लिए तय की गई, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। अब देखिए, ये जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों के द्वारा चुने जाने थे। ठीक है, मतलब वो राजा उनको नियुक्त करते, सीधी सी बात है, वहां चुनाव तो नहीं होगा, वो राजा नियुक्त करके वहां से भेजेंगे। अब ब्रिटिश चुनाव तो यहाँ होना है, ब्रिटिश भारत के प्रांत जो हैं 296, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो 11 गवर्नर के प्रांतों से थे और 4 जो सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। ध्यान रखिए इस चीज को, राइट। अब देखिए, इतने सदस्यों का चुनाव होना था। अब ये जो सदस्य निर्धारित कर दिए गए 389, संविधान सभा के कितने सदस्य? 389। ठीक है, अब इनका चुनाव होता है जुलाई। अच्छा, ये इसमें से कितने सदस्यों का चुनाव होगा? ये 296 सदस्यों का, ध्यान रखिएगा, 296 का चुनाव होगा। ये तो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, राजा अपने हिसाब से सदस्यों को भेजेंगे। ठीक है, जो भी उनके सदस्य उनके मनपसंद का होगा उसको भेज देंगे, राइट। अब 200, ये जुलाई में चुनाव होता है 296 सदस्यों के लिए। ठीक है, तो इसमें से 200 जो 8 सीटें थी वो कांग्रेस को प्राप्त होती हैं। ठीक है, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं और बाकी शेष कितनी हो गई, ये आप जब बाकी बची हुई 7 जो सीटें हैं वो अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो टोटल 296 हो गए, राइट। 208 सीट, ध्यान रखिए, जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था तो उसमें कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208। ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। कांग्रेस को 70 सीटें, मुस्लिम लीग को, और बाकी की जो 7 सीटें वो अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुई थी। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस वीडियो को आप एंड तक देखा करो। मेरा जो वीडियो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताता हूँ, कोई भी हम बकवास वाली बातें नहीं बताते, सीधी सीधी सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही निकल जाते हो, और लाइक किया करो। ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो। चलिए आगे देखते हैं। इस संविधान सभा की हम विशेषताओं को देख रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया, अनुशंसा दे दी किसने? कैबिनेट मिशन। आपको पूरा पता चल गया कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या किया गया था प्रावधान कि प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। ये बात सही है। और क्या, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, यानी 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व क्या करेगा? एक आदमी, एक इंसान करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि उस समय ये तो प्रत्यक्ष चुनाव तो कराया नहीं जा सकता था, तो फिर वही कहा किया गया कि जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाए। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन? 10 लाख की जनसंख्या के बराबर एक आदमी होगा, मतलब एक जो विधानसभा का सदस्य होगा। ठीक है, वो तो ये किया गया, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आवंटन, ठीक है, किया गया, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इस तरीके से ये प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। जो 389 सीटें थी, समझ रहे हो ना, उसमें तो उसमें से एक व्यक्ति कितने का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख की जनसंख्या का। ठीक है, ये समझ लीजिए। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को, जो ब्रिटिश प्रांत था जिसमें 296 सीटें, उसको बेटा 3 समुदायों में बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, सामान्य में कौन थे? मुस्लिम और सिख को छोड़ करके, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक, ये सारे पॉइंट बेटा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव, ये मैं पहले ही बता चुका, प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के ही सदस्यों द्वारा किया जाना था। समझ रहे हो ना, मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम लोग ही करेंगे, सिख का चुनाव सिख लोग ही करेंगे, सामान्य का चुनाव सामान्य लोग ही करेंगे। और जो ये चुनाव होना था वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होना था। जिस तरीके से भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है,
ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, जिस प्रक्रिया से वही प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसको बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों के सदस्यों का चयन उनके प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। ये हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, जो राजा थे उनके द्वारा उनका चयन किया जाना था। राइट, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम समझते हैं सबसे पहले क्या कि संविधान सभा की जो बैठक है, इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा का हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब संविधान सभा की हम कार्य प्रणाली को इसमें समझते हैं, मोडस ऑपरांडी को। तो संविधान सभा की जो पहली, आपको पता है जुलाई में चुनाव हो गए। ठीक है, उसके बाद दिसंबर में इसका गठन हो गया, 6 दिसंबर 1946 को गठन हो जाता है संविधान सभा का। अब देखिए, संविधान सभा के कार्य अब शुरू होता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिए, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इस प्रथम बैठक होती है, इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। ध्यान रखिए, प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। अच्छा, 9 दिसंबर को इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे, सीनियर लीडर थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसको चुना गया, H.C. मुखर्जी को, हरिंद्र कौमर मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। अब यहीं पर ध्यान रखें कि जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, रियल में जो संविधान तैयार किया था वो B.N. रॉय ने ही किया था, जो कि संविधान, सर B.N. रॉय कौन थे, सर B.N. रॉय, ये संविधान सभा के क्या थे बेटा, सलाहकार थे, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, सर B.N. रॉय। राइट, अब देखिए यहीं पर हम अब सिस्टम को समझ रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या करते हैं, अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कब, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है, पास किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन जाता है, आपकी प्रस्तावना। मैंने प्रस्तावना में बताया था, या उद्देश्य का जो भी है, इसमें क्या थे, इसमें हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में, लक्ष्यों के बारे में बताया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया, पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, आपको पता है बेटा, जैसे ही संविधान सभा का जब निर्माण हो गया तो संविधान सभा पर उस समय 2 कार्य थे। क्या थे, एक तो ये क्या कर रही थी, क्योंकि उस समय आम चुनाव तो हुए नहीं थे, ठीक है ना, यानी सरकार का गठन तो हुआ नहीं था, मतलब संसद का विकास नहीं हुआ था। अंतरिम सरकार बन गई थी लेकिन संसद का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए अंतरिम सरकार तो सितंबर 1946 में बना दी थी, ठीक है, लेकिन संसद का विकास नहीं हुआ था। तो संविधान सभा 2 भूमिकाएं निभा रही थी। कौन सी, एक तो संवैधानिक सभा के रूप में कार्य कर रही थी ये, दूसरी भारत की संसद के रूप में, स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी ये कार्य कर रही थी, यानी विधायिका, क्योंकि इसको देश के लिए कानून भी बनाने थे, नियम भी बनाने थे, और इधर संविधान सभा का संविधान का निर्माण भी करना था। तो जब संविधान सभा के रूप में ये कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर। समझिए, ठीक है, उस समय ये संसद के, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो ये जैसे ही ये दोहरी जो प्रक्रिया है संविधान सभा की, ये कब तक रहती है, 26 नवंबर 1949 तक, 1949 तक। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन जाता है, तो संविधान सभा के रूप में इसका कार्य खत्म हो जाता है, फिर ये केवल विधायी प्रक्रिया की विधायिका के रूप में कार्य करती रहती है। ठीक है, और ये कार्य तब तक, जब तक के
नई संसद का विकास नहीं हो जाता। 1951-52 में चुनाव होते हैं, तब जाके नई संसद का विकास होता है। ठीक है, चलिए अब हमने ये समझा, तो आपको पता है बेटा कि इसमें हमने सारी चीजें देख ली, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, बैठक वगैरह हमने देख ली। अब जो संविधान हमारा बना वो कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। इसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी मीन्स लगभग 3 वर्ष का समय लगा और लगभग 60 लाख रुपए का खर्चा आया। राइट, इस बात को भी ध्यान में आप रखिए। अच्छा, ये जो संविधान 26 नवंबर को हमने लागू कर लिया, और ये पूर्णतः ये संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ था। अब यहीं पर हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिए 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, अच्छा एक डेट और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 की जो डेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या क्या हुआ था 24 जनवरी को? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और 24 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से हमने बेटा इसमें क्या है कि सारा कुछ देख लिया, संविधान सभा के गठन को लेकर उसका विकास क्रम क्या था, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का हम अब इसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा का जो कार्य करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, वो सारी चीज़ तो हम समितियों को अलग लेक्चर में उसको देखेंगे। राइट, चलिए तो इस वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।